नमस्कार, मैं हूं सुधीर भूटानी। देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद है हम पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के साथ। 5 बार के विधायक रहे हैं, पलवल के दबंग नेता माने जाते हैं। जो कुछ कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। दलाल साहब, गतपुरी टोल बैरियर पर आपका आंदोलन चला, बीच मझधार में छोड़कर आपने आंदोलन समाप्त कर दिया, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी। पलवल का जो एलिवेटेड पुल है वो 4 लेन का ना होकर 6 लेन का बनना चाहिए था, लेकिन उसको छोड़कर आप लोगों ने अपना गतपुरी का आंदोलन समाप्त कर दिया। लोगों में बड़ी चर्चा है कि ये हुआ तो बहुत बुरा हुआ। जो गतपुरी टोल के ऊपर पिछले कई महीनों से जो हमारा धरना चल रहा था, उस धरने का असर ये हुआ कि जो लोगों की बहुत ज़रूरी बातें थी, मांगे थी, जो पलवल से हट कर के थी, उन बातों को हमने काफ़ी हद तक मनवाया है। हालांकि हम खुद इस बात से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ये टोल जितना भी लग रहा है ये गैर कानूनी है, गलत है। लेकिन क्योंकि ये दोनों ज़िले मोदी अंध भक्तों के यहाँ लोग ज़्यादा तादाद में हैं और हमारे धरने का मखौल उड़ाया जाता था। फेस टाइम पर हमारे धरने के बारे में उल्टी सीधी बातें कही जाती थी। मोदी अंध भक्तों का अगर साथ होता तो हम इस तमाम की तमाम जातियों को चुटकियों में सीधा कर सकते थे। लेकिन भाजपा के मंत्री, विधायक, भाजपा के पदाधिकारी और मोदी अंध भक्तों ने हमारा साथ नहीं दिया। तो हमारे इलाके ने जो वहाँ साथ दिया, 2 महीने के करीब ये हमने टोल को चलने नहीं दिया, लोगों को ये राहत का काम बनाने का काम किया। तो उस सूरत में हमने गतपुरी गांव की ज़मीन का जो बिना मुआवजा दिए उन्होंने कब्जा किया था, उनको मुआवजा देने का फैसला हुआ है। बल्लभगढ़ के रेलवे पुल पर जो 4 लेन का पुल बना करके छोड़ दिया था, उसको अब फिर से 6 लेन का बनाने का फैसला हुआ है। बघोला गांव में जो फ्लाईओवर छोड़ दिया था, उसको बनाने का फैसला हुआ है। फुलवाड़ी गांव में फ्लाईओवर बनाने का फैसला हुआ है। मुडकटी में फैसला हुआ है फ्लाईओवर बनाने का, जो कि ये बनाना उस एग्रीमेंट का हिस्सा था। लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपए को बचाने के लिए कंपनी ने एनएचएआई और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मिलीभगत से ये महत्वपूर्ण कामों को छोड़ दिया था। और जो पलवल के अंदर जो ये 4 लेन का पुल बनाया है, ये सरासर गैर कानूनी है। तो हमारा समझौता केवल गतपुरी टोल पर जुड़े हुए मुद्दों का समझौता था। जो इलाके ने साथ नहीं दिया तो भी हमने चलाया और बहुत बड़ी राहत इलाके के लोगों को दिलवाई है। 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गांव या शहर जो भी आएंगे, उनको जो 315 का जो पास बनाया गया था, उसकी कीमत घटा करके हमने 200 रुपये करवाई है। और वहाँ उस समझौते के ऐलान पर ही हमने ऐलान कर दिया था कि पलवल में जो ज्यादती हुई है, जो 12 साल पलवल के लोग जाम की पीड़ा को झेलते रहे, जहाँ दूल्हे भी गाड़ियों को छोड़ करके घंटों पैदल चल करके अपनी शादियों में पहुंचते थे, बच्चे स्कूलों के फंसे रहते थे, मरीज फंसे रहते थे। पलवल के दर्द का कोई समाधान ये सरकार या कंपनी नहीं कर सकती। इसलिए हमने हाई कोर्ट में, लोकायुक्त के कार्यालय में और पलवल की अदालतों में इनके खिलाफ धोखाधड़ी का, बेईमानी से काम करने का, इकरार को पूरा ना करने का, उसका दावा डालने का हम काम करने जा रहे हैं। पलवल के 4 लेन के पुल की लड़ाई जारी रहेगी, जब तक जारी रहेगी जब तक कि पलवल के लोगों को कोई इसके एवज में बहुत बड़ी राहत ना दी जाए। हमारा मानना ये है कि पलवल के लोगों के ऊपर कोई टोल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पलवल को कोई राहत नाम की चीज ही नहीं है। तो ये लड़ाई हम कानूनी तौर पर लड़ेंगे हाई कोर्ट में और दूसरी अदालतों में, और हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस कानूनी लड़ाई में हमारी जीत होगी। और हम सरकार से अब ये मांग करते रहेंगे कि क्योंकि अब 4 लेन के पुल को 6 लेन का तो नहीं बनाया जा सकता, इसलिए पलवल के पश्चिम से एक एलिवेटेड हाईवे बनाया जाए 6 लेन का, जिससे कि हमेशा के लिए पलवल और आने जाने वाले वाहनों को राहत मिल सके। आपने कहा कि कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये तो कोई भी लड़ सकता है। या आपके राजेश गर्ग लड़ सकते हैं, या आपके एस के शर्मा भी लड़ सकते हैं। करण दलाल जो पूर्व मंत्री हैं, जिनकी राजनीति की उपज भी आंदोलनों से शुरू हुई है, आंदोलन या धरना क्यों नहीं देते इस मुद्दे पर?
मैंने जैसा कि आपसे कहा कि दोनों पलवल जिला और फरीदाबाद जिला, ये मोदी अंधभक्तों की तादाद यहाँ पर ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक और यहाँ का प्रशासन लोगों पर डर बनाए हुए है। खुद यहाँ के लोग भी मोदी की तारीफ में लगे रहते हैं। तो आंदोलन को चलाना जब तक संभव नहीं है, जब तक लोग उसमें सक्रिय तौर पर साथ ना जुड़ते हों। और आंदोलन ही है जो अदालत में लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, वो कोई छोटी बात नहीं है। उसे कोई साधारण आदमी नहीं लड़ सकता। सरकार के खिलाफ जो हम दस्तावेज जुटा रहे हैं, जो सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, तो ये कोई हर कोई नहीं लड़ सकता इस लड़ाई को। इससे कानूनी तौर पर लड़ करके हम लोगों को ये दिखाएंगे कि लड़ाई कानूनी भी लड़ी जा सकती है। आप तो कह रहे हैं कि अंधभक्त बहुत है दोनों जिलों में, लोग जुटे नहीं आंदोलन में। उनका तो ये भी कहना है, बुझ चुका तुम्हारे हुस्न का हुक्का, ये तो हम ही हैं गुड़गुड़ाए जा रहे हैं। काका हथरसी की बहुत पुरानी कविता है। बुझ चुका है कर्ण दलाल की राजनीति का हुक्का, ये तो दलाल समर्थक ही हैं जो गुड़गुड़ाए जा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि दलाल के पास जितनी राजनीति उन्होंने करनी थी कर ली, अब आगे उनसे राजनीति नहीं होगी। चलो वो क्या कहते हैं, मैं उनका मुंह नहीं रोक सकता। उनकी राजनीति उनको मुबारक हो, लेकिन जो राजनीति मेरे विरोधी कर रहे हैं वो जनता के ऊपर एक बोझ है। उन्होंने जनता को शर्मिंदा किया है। वरना तो जब मेरी राजनीति खत्म हो चुकी मानते हैं, तो उनको यहाँ ऐसे हालात पैदा करने चाहिए ना कि मुझे कुछ करना ही ना पड़े। अगर भारतीय जनता पार्टी के ये जो मंत्री विधायक हैं या इनके जो कार्यकर्ता हैं, पूर्व विधायक हैं, अगर यही इस कंपनी पर दबाव बनाते, सरकार से लोगों को राहत दिलवाते, तो मुझे तो राजनीति करने की जरूरत ही नहीं है। ये करें, इनको राजनीति, इनको मुबारक हो। लेकिन ये राजनीति नहीं, धंधा कर रहे हैं, जाति और धर्म का जहर फैला रहे हैं और मोदी अंधभक्तों के उसमें पढ़ करके इस इलाके को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी राजनीति मैं नहीं करना चाहता। मेरी राजनीति तो हमेशा इलाके की लड़ाई की राजनीति हुआ करती थी, आज भी है और वो आगे भी रहेगी। चाहे मैं कामयाब होता हूँ, चाहे मैं कामयाब नहीं होता हूँ, लेकिन इस इलाके की लड़ाई लड़ने का जो हमारा काम है वो जारी रहेगा बदस्तूर। आपने पहला का मुद्दा उठाया था इंटरचेंजर का, अब उस मुद्दे को लेकर आप कम बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते। क्या भविष्य में उसके आंदोलन रूपरेखा है आपकी? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या जो सरकार है, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। ये पेलक के गांव के पास जो केजीपी का और पलवल अलीगढ़ रोड का जो संगम बनना था, जिससे कि पलवल के अंदर जाम लगने की समस्या पैदा नहीं होनी थी, तो आज से 6 बरस पहले वो हमने मंजूर कराया था। हम 3 जिलों के विधायक गए थे और गडकरी जी ने बाकायदा ऐलान किया था कि ये हमने मंजूर किया है, ये इलाके की ज़रूरत है और हम इसको जल्दी ही बनाएंगे। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इसलिए नहीं बोला कि अगर भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेना चाहती है तो ये लें और इसे बनाएं, क्योंकि इस तरह के काम वो नेताओं की बयानबाजी के लिए नहीं, लोगों की सहूलियतों के लिए होते हैं। लेकिन आज 6 साल के बाद भी पलवल अलीगढ़ मार्ग को केजीपी से नहीं जोड़ा गया है। उसका सबसे बड़ा नुकसान पलवल शहर के लोग भुगत रहे हैं। तो उसका भी अब हमने आज ऐलान किया है कि अगर 1 महीने में वहाँ कार्रवाई शुरू नहीं की, पुल निर्माण की गतिविधि को अगर अमल में नहीं लाया गया, तो हम इलाके के लोगों को इकट्ठा करके एक दिन धरना सचिवालय में देंगे और फिर जो हमारे इलाके की किसान संघर्ष समिति है उनके साथ लेकर के बड़ा आंदोलन हम चलाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि पलवल अलीगढ़ मार्ग को केजीपी से जोड़ने का वक्त आ गया है। वरना तो पलवल आने वाले समय में एक बहुत ही तकलीफों से भरा हुआ शहर लोगों को देखना पड़ेगा। रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज का भी काम काफी समय से रुका हुआ है, कुछ समय के पहले चला भी था, लेकिन कछुआ गति से चला और बंद हो गया। उसको लेकर आप क्या करेंगे? जो जितने भी विकास कार्य इस पलवल के अंदर हमने शुरू कराए थे, ये रसूलपुर रोड, बामनी खेड़ा का आरओबी, रसूलपुर का आरओबी, ये हमारी सरकार में मंजूर हुआ था। हमारे समय में पलवल में धतीर में विश्वविद्यालय का यहाँ पर शिलान्यास हुआ था। पलवल के बाहर ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का शिलान्यास हुआ था। पलवल के अंदर और भी कई जैसे सीवरेज के या और बड़े कार्य होने थे, लेकिन बीजेपी की सरकार आज अपना धंधा कर रही है।
विधायक और सांसद प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, नाजायज कॉलोनियों का निर्माण कर रहे हैं। जहां इनके हिस्से नहीं है वहां पीले पंजे चलाए जाते हैं, जहां इनकी हिस्सेदारी है वहां पीले पंजे नहीं चलाए जाते। तो भाजपा के नेताओं का पब्लिक के सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अब सबसे बड़ी जो हमारे इलाके की जो 4 लेन के पुल से राहत जो आफत यहाँ खड़े होने जा रही है, उसको हल्का करने का भी यही तरीका है कि हमारे इलाके को पलवल अलीगढ़ रोड को केजीपी से जोड़ने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो ये सरकार पलवल को राहत देने का कोई काम नहीं करेगी। पूर्व विधायक सुभाष चौधरी ने कहा है कि नगर निकाय के चुनावों में अगर वो 5 दिन पहले खड़े हो जाते तो धीरज की जीत होती। जो कांग्रेस का प्रत्याशी तीसरे नंबर पे रहा है उसको दूसरे नंबर पे आते वो बीजेपी का कैंडिडेट तीसरे नंबर खिसक जाता। देखिए, जो नगर निकाय चुनाव हुआ है उसमें 82,000 टोटल वोट पड़े हैं और 82,000 टोटल वोट में जो मात्र 23,000 कुछ वोट पर भाजपा का जो कैंडिडेट है वो चुनाव जीता है। तो 60,000 वोट बीजेपी के खिलाफ इस नगर परिषद के चुनाव में गया, जो कि बीजेपी की बहुत बड़ी हार है। रहा सवाल सुभाष चौधरी जी का कि वो अगर अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर समझते हैं तो अब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, जो कमी इस स्थानीय निकाय चुनाव में अगर वो महसूस करते हैं तो अभी से ही लड़ाई का अपना लड़ना शुरू कर दें। 2 साल बाकी हैं जिससे फिर ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि मैंने समय पर मैंने हिस्सा नहीं लिया या मैंने चुनाव प्रक्रिया को शुरू नहीं किया। तो निकाय के चुनाव में अगर वो ये महसूस करते हैं कि वो समय कम दे पाए तो आने वाली विधानसभा का भी 2 साल का समय है, तो वो अपनी तैयारी अभी से ही शुरू करें और जो भी इनकी हैसियत है, जो भी इनकी लोकप्रियता है, उसका फैसला आने वाली विधानसभा में हो जाएगा। कह रहे हो तो चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि लोग डी कंपनी से दुखी हैं। एक पहले वाली करण दलाल की डी कंपनी थी, डी से मतलब करण दलाल, और डी कंपनी दीपक मंगला, लोग इनसे दुखी हैं। तीसरा विकल्प तलाश रहे हैं। एक बार फिर से सुभाष चौधरी ने कहा कि इस बार चुनाव होंगे तो वो शर्तियाँ जीत जाएंगे। नहीं, डी कंपनी जो दीपक वाली है उसको तो सुभाष चौधरी ने ही चुनाव जितवाने में दिन और रात एक किए थे। उनके ऊपर लेने देने के आरोप लगे थे कि उन्होंने इखलाक से हट करके इस इलाके को बर्बाद करने के लिए और बीजेपी के दीपक मंगला का साथ दिया है। तो वो किस मुंह से कह सकते हैं कि दीपक बर्बाद कर रहा है? अगर दीपक मंगला बर्बाद कर रहा है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान सुभाष चौधरी का है। और उसमें अगर उनको इतनी ही बड़ी लोकप्रियता है कि वही चुनाव जिताते हैं और वही बहुत बड़े नेता हैं, तो विधानसभा का चुनाव आमने सामने आ रहा है। हमारी भी चुनौती है, अपना दम भरें और लड़ाई शुरू करें। विधानसभा के चुनाव में दिखाएंगे कौन ज्यादा लोकप्रिय है, किसकी राजनीति खत्म है और किसकी राजनीति बाकी है। अपने दावे के पीछे तर्क भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव में साथ नहीं होते धीरज के तो उनके नेत्रपाल सिंह जो पूर्व चेयरमैन है उनकी तरफ 2,000 वोट आते धीरज की। इस तरह से किसी को अपमानित करना, धीरज एक नया लड़का है और वो 1 साल से चुनाव लड़ रहा था और ये जो वोट हैं ये धीरज की लोकप्रियता या उसकी मेहनत के वोट हैं जो वो 1 साल से लगा हुआ था। उसमें किसी एक व्यक्ति को ये अपमानित करना कि धीरज के तो 2,000 वोट आने थे अगर सुभाष चौधरी साथ नहीं लगता, तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है। ये बहुत ओछेपन की बात है, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ये वोट सारे संग साथी लगे हुए थे और सबकी मेहनत से उनको ये वोट मिले हैं, तो इसमें एक आदमी का कैसे हो सकता है इतना वोट? उन्होंने दीप सीट्स पर जो छापा लगाया ना उसके पीछे भी उन्होंने कहा कि बदले की भावना शुरू हो गई है, रुझान आने शुरू हो गए हैं। पहले करण सिंह दलाल बदले की भावना से काम करते थे, अब दीपक मंगला बदले की भावना से काम कर रहे हैं। नहीं, मैं तो बदले की भावना से नहीं, मैं तो जो भी लोग गलत हरकतें करते थे, जो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, गरीब और शरीफ आदमी की बेइज्जती करते थे, तो वो कोई भी थे मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करता था। लेकिन मैंने कभी द्वेष या भावना से अपने राजनीतिक विरोधियों के यहाँ कभी कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे राज में कभी कोई बिजली का छापा इस पलवल में पड़ा हो? आज बीजेपी का राज है, घर घर में बिजली की छापेमारी विरोधियों के घरों में होती है। आज पुलिस यहाँ उन मोटरसाइकिलों का चालान करती है जो बीजेपी से नहीं जुड़े हुए लोग हैं। आज यहाँ नगर परिषद में जो गलियों और सड़कों के निर्माण में
सफाई की व्यवस्था में जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं वो बेईमानी और लूट का काम कर रहे हैं। तो सुभाष चौधरी इन बातों को कैसे कैसे, वो खुद आज भी बीजेपी में है। एक तरफ वो अपने आप को आज भी बीजेपी का वर्कर कहता है, ऊपर से बीजेपी की लूट को और बीजेपी की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान भी लगाता है। तो ये व्यक्तित्व अपना उनका क्या है, कहीं तो स्पष्ट होकर के और इस इलाके के सामने आए। अगर ऐसे ही दोगले व्यक्ति इस पलवल की राजनीति करना चाहते हैं तो ऐसे दोगले लोगों का कोई भविष्य इस पलवल के या किसी भी राजनीति में नहीं हो सकता। या तो बीजेपी के सामने आकर के खड़ा हो, वहीं डर के मारे बीजेपी की भी जय बोली जा रही है और वहीं बीजेपी का विरोध भी किया जा रहा है। ये कहाँ का नेतृत्व है? एक आखिरी सवाल है, जब तो क्षेत्रीय राजनीति की बात हो गई, उदयपुर की घटना को लेकर आप क्या मानकर चलते हैं, क्या वजह है उसके पीछे, क्या कारण हो सकते हैं? नहीं, ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुखदाई घटना है। लेकिन आज सोशल मीडिया पर और नेशनल टीवी चैनल्स पर कई जगह ये देखने में आया है कि जिसने उस घटना को अंजाम दिया वो भाजपा का कार्यकर्ता है। तो ये सोशल मीडिया की बात है, तो भारत सरकार को उसकी जांच करानी चाहिए, राजस्थान की सरकार को उसकी जांच करानी चाहिए। और अगर ये वाकई भाजपा के लोगों की गतिविधि है तो भाजपा के लोगों को फिर तो शर्मिंदा होना चाहिए कि अगर वही देश की शांति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और अगर वो नहीं है तो उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए और जिसने भी ये किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र में जैसे उद्धव सरकार गिरी है, ऐसे ये कहा जा रहा है कि 15 अगस्त तक खेला हो जाएगा हरियाणा में भी, क्या मान के चलते हैं वो खेला क्या हो सकता है? ये बीजेपी की बेईमानों की सरकार है। ये नाम राम का लेते हैं, जयकारा भारत माता का लगाते हैं, काम सारे बेईमानी के करते हैं। सरकारों को तोड़ना, ये जो इस तरह के ये असंवैधानिक इनकी गतिविधि हैं, आने वाले समय इनको माफ नहीं करेगा। आज ये सरकार और पैसे के दम पर ईडी और इनकम टैक्स के दम पर जो ये राजनेताओं को अपमानित कर रहे हैं और भाजपा में जबरन उनको शामिल कराने का खेल खेल रहे हैं, वो ये जो मोदी अंधभक्त भी एक दिन इस बात को देख करके इनके खिलाफ होंगे। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो गतपुरी का टोल बैरियर का धरना था वो समाप्त इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि अंधभक्तों ने, मोदी अंधभक्तों ने दोनों जिलों में सहयोग नहीं किया है। रेस्ट हाउस से सतीश भूटानी। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो आप देख रहे हैं वैभव क्रांति न्यूज, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और उसके बाद एक कमेंट करते हुए शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।